जय हिंद दोस्तों, दीपांजलि एकेडमी के मंच से मैं श्रवण कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम प्रस्तुत हुए हैं शमशेर बहादुर सिंह की कविता भारत की आरती को लेकर के। दोस्तों, यह कविता हमारे यूपीएचईएससी यानी उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। दोस्तों, आज हम इस कविता की व्याख्या करेंगे। दोस्तों, आइए हम इस कविता की व्याख्या से पहले शमशेर बहादुर सिंह के संबंध में कुछ जान लेते हैं। इसके बाद हम इस कविता की व्याख्या करेंगे। दोस्तों, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 को देहरादून उत्तराखंड में हुआ था और इनके छोटे भाई थे तेज बहादुर सिंह। दोस्तों, तेज बहादुर सिंह का नाम मैं यहाँ पर क्यों लिखा हूँ, क्योंकि जो शमशेर बहादुर सिंह की माता थी वे शमशेर बहादुर सिंह और तेज बहादुर सिंह दोनों को राम लक्ष्मण की जोड़ी कहा करती थी और तेज बहादुर सिंह भी कविताएं लिखा करते थे। तो इनके यह छोटे भाई थे। दोस्तों, अगर हम शमशेर बहादुर सिंह की शिक्षा की बात करें तो इनकी जो प्राथमिक शिक्षा है वो देहरादून में ही होती है और हाई स्कूल ये गोंडा से पास करते हैं। इसके बाद ये उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इलाहाबाद आधुनिक प्रयागराज आते हैं और यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपनी उच्च शिक्षा पूर्ण करते हैं। दोस्तों, जब ये 18 वर्ष के थे तो 18 वर्ष की आयु में इनका विवाह धर्मवती से हुआ और 1935 में इनकी पत्नी विवाह के 6 वर्ष बाद ही टीबी रोग से ग्रसित होने के कारण मृत्यु हो जाती है और जब ये अल्पकाल के थे तो इनकी माता का भी निधन हो जाता है। तो दोस्तों, इन दोनों घटनाओं का इनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव है, इसलिए हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। इससे वो बहुत पीड़ित थे और कहीं ना कहीं इनकी कविताओं में इसकी अभिव्यक्ति भी हुई है। दोस्तों, शमशेर बहादुर सिंह नई कविता के कवियों में अपनी अनुभूतिपरक अभिव्यक्ति, जटिल बिंब विधान और प्रयोग धर्मिता के लिए जाने जाते हैं और इनके जीवन में छायावाद के जो कवि हैं निराला जी, उनका इनके जीवन पर बहुत प्रभाव रहा है। निराला जी एक प्रकार से इनके काव्य गुरु के रूप में थे। प्रगतिवादी चेतना और प्रयोगवादी चेतना का अंतर विरोध जो है वह इनकी कविताओं में एकदम घुल मिल गया है। ये प्रगतिवादी और प्रयोगवादी दोनों प्रकार की रचनाओं को लिखते हैं और अगर हम इनके विषय में बात करें तो अनुभूति की सच्चाई पर ये अधिक बल देते हैं। किस पर बल देते हैं? अनुभूति की सच्चाई पर अधिक बल देते हैं। और शमशेर बहादुर सिंह की जो अनुभूति है वह विविध है, किसी एक पक्ष को लेकर के नहीं है। इसलिए वे जो पारंपरिक ढांचा चला आ रहा था उस पारंपरिक ढांचा से इनकी जो अनुभूति है अलग है और जिसके कारण ये स्वयं का अपना शिल्प विधान गढ़ते हैं, क्योंकि वह जो चली आ रही परिपाटी है उससे अलग है और अलग होने के कारण ये अपना एक शिल्प विधान अलग से गढ़ते हैं। दोस्तों, ये उर्दू के विद्वान थे, प्रारंभिक शिक्षा इनकी उर्दू में ही हुई थी। तो इनके काव्य में आप अगर देखेंगे तो उर्दू के शब्दों का प्रयोग अधिक मिलता है और ये कहते भी हैं कि मैं हिंदी और उर्दू का दो आब हूँ। दो आब यानी इन दोनों भाषाओं के बीच का कवि हूँ। और इन पर एजरा पाउंड के बिंबवाद का प्रभाव भी पड़ा है। इसे इम्प्रेनिस्टिक कलाकार भी कहा जाता है।
और इनके जीवन में जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि निराला का इनके जीवन पर गहरा प्रभाव रहा है। काव्य गुरु के रूप में निराला को ये मानते हैं और ये कहते हैं अपनी एक कविता में। और इन्होंने निराला का जो प्रभाव है, तो निराला के प्रभाव को व्यक्त करने के लिए, निराला के प्रति आदर और सम्मान व्यक्त करने के लिए इन्होंने निराला के प्रति नामक कविता भी लिखी है। उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो ये इनके प्रति आदर व्यक्त करते हुए कहते हैं, भूल कर जब जब राह भटका मैं, तुम्ही झलके है महाकवि, सघनतम की आँख बंद मेरे लिए। तो ये काव्य जीवन में निराला का इनके जीवन पर बहुत प्रभाव रहा है। आधुनिक हिंदी कविता के प्रगतिशील ये कवि हैं और उर्दू के, जैसा कि हमने बताया, जानकार थे। और ये दूसरे सप्तक के कवि हैं। जो आज्ञे के द्वारा संपादित तार सप्तक है, उसमें ये दूसरे सप्तक के कवि हैं। और इनकी जो ख्याति मिलती है विशेष रूप से, वो दूसरे सप्तक पर प्रकाशित होने वाली कविताओं के द्वारा ही मिलती है। दोस्तों, इनकी जो दूसरे सप्तक में कविताएं संकलित हैं, वो हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूँ नहीं मैं, बात बोलेगी इतने पास अपने, काल तुझसे होड़ है मेरी। यह इनकी कविताएं द्वितीय तार सप्तक में संकलित हैं। और जो चुका भी हूँ नहीं मैं काव्य है इनका, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। दोस्तों, अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं हैं, कुछ कविताएं 1959 में, कुछ और कविताएं 1969 में, चुका भी हूँ नहीं मैं 1975 में, इतने पास अपने 1980 में, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष 1980 में, बात बोलेगी 1981 में, काल तुझसे होड़ है मेरी 1988 में, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ 1995 में, सुकून की तलाश 1998 में। ये इनकी कुछ कविताएं थी, काव्य संग्रह थे। दोस्तों, इनकी जो प्रतिनिधि कविताएं नाम से इनकी कविताओं का संपादन नामवर सिंह जी ने किया है 1990 ईस्वी में। और इसी प्रकार से इनकी कविताओं का संकलन 1990 में अशोक वाजपेयी ने टूटी हुई बिखरी हुई नामक संग्रह के रूप में किया है। अगर हम इनके निबंध संग्रह की बात करें तो इनका निबंध संग्रह है दो आब, जो 1948 में प्रकाशित हुआ है। और इनका कहानी संग्रह की बात करें, और इसे रेखा चित्र भी कहते हैं, तो ये प्लाट का मोर्चा, जो 1952 में प्रकाशित हुआ है। इसके बाद अगर हम शमशेर पर केंद्रित कविताएं, कुछ रचनाओं की बात करें तो इसमें दूधनाथ सिंह ने शमशेर बहादुर के विषय में एक रचना लिखते हैं, एक शमशेर भी है। 2011 में एक किताब लिखी जाती है, दूधनाथ सिंह के द्वारा लिखित ये किताब है। तो दोस्तों, आप हम इनके विषय में देखते हैं, कुछ आलोचकों के द्वारा शमशेर बहादुर सिंह के विषय में कहा गया है, उसको भी हम देख लेते हैं। दोस्तों, मुक्तिबोध शमशेर बहादुर सिंह की रचना धर्मिता पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि शमशेर की मूल मनोवृत्ति एक इम्प्रेनिस्टिक चित्रकार की है। इन कथनों को आप ध्यान में रखिएगा, पूछे जाते हैं। मुक्तिबोध कहते हैं शमशेर की मूल मनोवृत्ति एक इम्प्रेनिस्टिक चित्रकार की है। और वहीं पर कहते हैं कि प्रणय जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि हैं, ये मुक्तिबोध कहते हैं। अगर आज्ञे की बात करें तो आज्ञे शमशेर बहादुर सिंह के विषय में कहते हैं कि शमशेर कवियों के कवि हैं। इसी प्रकार से मलयज कहते हैं शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। मलयज कहते हैं शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं।
इसी प्रकार से विष्णु खरे शमशेर के विषय में कहते हैं, शमशेर की शमशेरियत है। इन कथनों को आप ध्यान में रखिएगा, पूछे जा सकते हैं, मैचिंग करने के लिए दिया जा सकता है, इसलिए हम इन बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, जो हमारे पाठ्यक्रम में लगी कविता है, तो केवल कविता से ही सवाल नहीं बनाए जा सकते हैं। कवि लगा हुआ है, कविता लगी हुई है, तो हमें उस रचनाकार, उस कवि के विषय में जो अन्य जानकारियाँ होती हैं उनको भी जानना जरूरी हो जाता है। कहीं से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि रामचंद्र तिवारी कहते हैं, शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है। इसे ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जातीयता को लेकर के कई लोगों ने बातचीत की है। तुलसीदास जी को भी जातीय कवि कहा जाता है, विद्यापति को भी जातीय कवि कहा जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। रामचंद्र तिवारी शमशेर के गद्य को हिंदी का जातीय गद्य कहते हैं। वहीं अगर हम रामविलास शर्मा की बात करें, तो रामविलास शर्मा शमशेर बहादुर सिंह के विषय में कहते हैं कि शमशेर का काव्य रीतिवादी, रोमानी सौंदर्य बोध और मार्क्सवादी विवेक के द्वंद्व का काव्य है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। रामविलास शर्मा कहते हैं, शमशेर का काव्य रीतिवादी, रोमानी सौंदर्य बोध और मार्क्सवादी विवेक के द्वंद्व का काव्य है। यानी कि शमशेर के काव्य में रीतिवादी, रोमानी सौंदर्य और मार्क्सवाद का द्वंद्व है। इसी प्रकार से बच्चन सिंह कहते हैं कि वे मुख्यतः प्रेम और प्रकृति सौंदर्य के कवि हैं। कहीं दोनों अलग हैं, कहीं दोनों का अद्भुत रासायनिक घोल है। यानी कि प्रेम और सौंदर्य का कहीं पर घोल कर देते हैं, मिश्रित कर देते हैं, और कहीं पर प्रेम अलग है, सौंदर्य अलग है। यह बात बच्चन सिंह शमशेर बहादुर सिंह के विषय में कहते हैं। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण हम जानकारी आपको दे दिए हैं, जहाँ से शमशेर बहादुर सिंह पर प्रश्न बन सकते हैं। इसके अलावा भी आप इनके विषय में देख लीजिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। आइए अब हम व्याख्या करते हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में कविता को इनकी रखा गया है। दोस्तों, इनकी कविता है भारत की आरती। इस कविता को यूपीएचसीएससी के पाठ्यक्रम में रखा गया है, तो इस कविता की हम व्याख्या करेंगे। दोस्तों, इस कविता को आप अच्छे से देख लीजिएगा कि यह कविता में जो शब्द आए हैं उनको ध्यान रखिएगा, और साथ साथ पंक्तियाँ ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं पंक्तियाँ पूछी जाती हैं, तो उसको भी आप ध्यान में। दोस्तों, यह कविता शमशेर बहादुर सिंह के उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष नामक संग्रह पर संकलित है। यह संग्रह 1980 में प्रकाशित होता है। इस कविता में भारत की आरती, शमशेर बहादुर सिंह इस कविता में भारत देवी की आरती उतारने का वर्णन करते हैं कि उसके जनमानस को गंगा बताते हैं, इसकी जनता को विश्वास का हिमालय बताते हैं कि हिमालय की तरह यहाँ की जनता में अटल विश्वास है। यहाँ की भूमि किसानों के पवित्र बलिदानों की भूमि है, और इस भारत का वर्णन करते हैं, इस भारत की गौरव गाथा करते हैं। यह भारत की आरती कौन है? दोस्तों, भारत माता या भारत कोई और नहीं, यहाँ पर निवास करने वाले लोग हैं। इन्हीं लोगों के द्वारा यह निर्मित भारत माता है, यह भारत है, यह देश है। यहाँ पर संघर्ष करने वाले किसान, मजदूर, उद्योगपति सभी लोग यहाँ पर पाए जाते हैं। अनेक जनजातियाँ, अनेक धर्म मजहब को मारने वाले लोग, अनेक जातियों के लोग, अनेक वर्ण के लोग इस भारत देश में पाए जाते हैं, और इन्हीं सब का समूह सम्मिलित रूप से भारत है। और इनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं, कारनामे हैं, उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि इन भारतीयों के जो कारनामे हैं उसका गान भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अनेक देश भी करते हैं। तो आइए इस कविता के विषय में देखते हैं। शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं, भारत की आरती
देश देश की स्वतंत्रता देवी आज अमित प्रेम से उतारती। निकट पूर्व पूर्व दक्षिण में जनगण मन इस अपूर्व शुभ क्षण में गाते हैं घर में हो या रण में भारत की लोकतंत्र भारत की आरती। कब यहाँ पर भारतीयों के संघर्ष, भारतीयों के योगदान, भारतीयों के कारनामों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भारत की आरती, देश देश की स्वतंत्रता देवी अर्थात देश देश यानी कि अनेक देशों में जहाँ जहाँ पर लोकतंत्र है, उन लोकतंत्र के देशों में भी इस भारत की गौरव गाथा का गान किया जाता है। देश देश की स्वतंत्रता का मतलब यही है कि जहाँ जहाँ लोकतंत्र है वह संपूर्ण देश इस भारत की गौरव गाथा को, भारतीयों के विशिष्ट अमूल्य योगदान को गाते हैं। कहते हैं आज अमित प्रेम से उतारती, और ऐसे वैसे नहीं, इस गौरव गाथा को, इसके वर्णन को, इसके महत्व को अमित प्रेम से, अखंडित प्रेम से, अत्यंत पवित्र प्रेम के साथ इस भारत का गुणगान किया जाता है। और आगे कहते हैं कि निकट पूर्व पूर्व दक्षिण में, कहाँ पर? निकट पूर्व में यानी कि पूर्वी देशों में, निकट पूर्व और दक्षिण में यानी कि हर जगह, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हर जगह भारत की गौरव गाथा का गान किया जाता है। आगे कहते हैं जनगण मन इस अपूर्व शुभ क्षण में गाते हैं घर में हो या रण में। इस भारत की गौरव गाथा को जनगण मन, इस जनगण मन यानी कि इस प्रातःकाल से लेकर के प्रातःकाल जो गाया जाने वाला जनगण मन राष्ट्रगान है, इस भारत देश के गौरव को जन जन लोग अपूर्व क्षणों में ऐसे ऐसे अवसरों पर गाते हैं और कहते हैं कि वे चाहे रण में हों या वो घर में हों, कहीं भी हों, भारत की इस अमूल्य निधि को, इस गौरव गाथा को, भारतीयों के योगदान को, जो विश्व में अनेक योगदान है, उसका गान करते हैं। दोस्तों, भारत विश्व गुरु कहा जाता रहा, भारत सोने की चिड़िया कहा जाता रहा। भारत में अनेक वैज्ञानिक हुए, भारत में वीर हुए, उन सब के बलिदानों को, भारत एक कृषि प्रधान देश रहा, उन कृषकों के योगदान को, मजदूरों को भी यहाँ से ले जाया जाता था। मजदूरों ने विश्व में अनेक योगदान दिया। तो कहते हैं कि इस भारत देश की इस योगदान को जन जन लोग गाते हैं। भारत की लोकतंत्र भारत की इस लोकतंत्र को, जहाँ पर सबको समान भाव से रहने का अधिकार है, जहाँ पर लोकतंत्र है, लोकतंत्र की बात सुनी जाती है, जहाँ पर एक उच्च पद पर पदासीन से लेकर के निम्न मजदूर तक की बात को सुनी जाती है, उस भारत का गान विश्व के अनेक देशों में किया जाता है। आगे कहते हैं गर्व आज करता है एशिया, अरब चीन मिस्र हिंद एशिया, उत्तर की लोक संघ शक्तियाँ युग युग की आशाएं वारती। कहते हैं कि इस भारत पर गर्व आज करता है एशिया द्वीप समूह, इस भारत के योगदान पर, भारत के वीरों पर, भारत के ज्ञान पर, भारत के अमूल्य निधि पर, भारत की जो प्राकृतिक संपदा है, भारत के जो मेहनत कश लोग हैं, उन पर एशिया महाद्वीप गर्व करता है। अर्थात एशिया द्वीप समूह में निवास करने वाले देश इस बात का गर्व करते हैं कि भारत एक सर्वसंपन्न राष्ट्र है। अरब चीन मिस्र हिंद एशिया, और कहते हैं कि इसका गुणगान अरब, चीन, मिस्र और हिंद एशिया जैसे एशिया और हिंद महासागर
के समीप निवास करने वाले सभी देश इस भारत पर गर्व करते हैं। उत्तर की लोक संघ शक्तियाँ, और कहते हैं कि उत्तर में यानी कि एशिया द्वीप समूह में लोक संघ शक्तियाँ यानी कि सोवियत संघ की बात करते हैं। सोवियत संघ रूस जैसे बड़े विशाल देश इस भारत की संपन्नता पर, समृद्धि को मानते हैं, उसका गुणगान करते हैं। युग युग की आशाएं वारती, उत्तर की सभी लोक संघ शक्तियाँ युग युग की आशाएं वारती हैं, यानी कि युगों युगों से चली आ रही अपनी आशाओं को न्यौछावर करते हैं। यानी कि वो मानते हैं कि भारत एक अमूल्य निधि वाला देश है, जो देश को या हम संघ शक्ति को बहुत कुछ दे सकता है। यहाँ पर कृषि है, यहाँ पर अनाज है, यहाँ पर मजदूर है, यहाँ पर मानव संसाधन है, यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन है, यहाँ पर वैज्ञानिक हैं, यहाँ पर ज्ञान है। अतः भारत के इस संपन्नता से पूरे विश्व को बहुत बड़ी आशाएं हैं। आगे कहते हैं, साम्राज्य पूंजी का छत होवे, ऊंच नीच का विधान नत होवे, साधिकार जनता उन्नत होवे, जो समाजवाद जय पुकारती। आगे कहते हैं कि यह भारत भूमि या भारत के लोग ऐसे हैं जहाँ पर साम्राज्यवाद, पूंजीवाद का छत होवे, यानी कि शोषण करने वाला जो साम्राज्यवाद है, जहाँ पर निरंकुश शासन होता है, पूंजीवाद जो गरीब मजदूर तबके का शोषण करते हैं, उसका इस भारत में छत होता है, यानी कि वह इस भारत से में नष्ट हो जाते हैं। ऊंच नीच का विधान न होवे, वह भारत है जहाँ पर ऊंच नीच के सारे विधानों को समाप्त कर दिया गया है। दोस्तों, यह कविता 1947 में आज़ादी के बाद लिखी गई कविता है। अतः जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिस संविधान की रचना किए थे, जिसमें साम्राज्यवादी का विरोध करके लोकतंत्र की स्थापना की गई थी, साथ ही साथ पूंजीवाद का विरोध करके पूंजीपति एवं गरीब को समान अधिकार प्रदान किया गया था, साथ ही ऊंच और नीच के विधान को जो मनुस्मृति में चला आ रहा था, उसको समाप्त करके एक लोकतंत्र की ऐसे संविधान की रचना की गई थी, ऐसे भारत का निर्माण किया गया था कि वहाँ पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अतः उस समय उस दृष्टि को, उस संविधान के प्रावधानों को देखते हुए शमशेर बहादुर सिंह जी ने इस कविता को लिखा था। इसीलिए वो कहते हैं कि साम्राज्य और पूंजी का छत होवे, यहाँ पर जैसे ही लोकतंत्र स्थापित होता है तो साम्राज्यवाद को समाप्त कर दिया गया है। पूंजीपतियों के द्वारा जो शोषण किया जाता था, उसको समाप्त कर दिया गया है। ऊंच नीच का जो विधान था, जो ब्राह्मणवादी मनुस्मृति में बनाया गया था कि शूद्रों को कोई स्थान नहीं दिया गया था, वह ऊंच नीच का भेदभाव अब समाप्त कर दिया गया है। साधिकार जनता उन्नत होवे, आगे कवि की कामना है कि यह संविधान बना है, जिसकी इस भारत देश का संविधान बना हुआ है, जिस भारत देश की पूरे विश्व में जय जयकार होती है, अर्थात गुणगान होता है, वह भारतवर्ष साधिकार यानी कि समान अधिकार के साथ ऊंच नीच सभी लोग उन्नति करें। जो समाजवाद जय पुकारती, वह भारत जो समाजवाद को लेकर के चलता है, समाजवाद को मानता है। दोस्तों, समाजवाद में किसी भी प्रकार का किसी के साथ नैतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक किसी भी प्रकार का शोषण नहीं किया जाता है। अतः उस समाजवादी भारत की कल्पना करते हुए शमशेर बहादुर सिंह लिखते हैं कि जो समाजवाद जय पुकारती, जिस भारत में समाजवाद की स्थापना की गई है, उस भारत की आरती अर्थात उस भारत का सम्मान देश के लोग तो करते ही हैं, विश्व के अनेक देश भी करते हैं। आगे कहते हैं, जन का विश्वास ही हिमालय है, भारत का जनमन ही गंगा है, हिंद महासागर लोकाशय है, यही शक्ति सत्य को उभारती। आगे ये कहते हैं कि जन का विश्वास ही हिमालय है,
इस भारत देश के लोग विश्वास में अड़िग हैं। जिस प्रकार से हिमालय को अड़िग स्थिरता का प्रतीक माना जाता है, उसी प्रकार से भारतीयों का जो विश्वास है वह अड़िग है, न टलने वाला है। वह भारत है। आगे कहते हैं, भारत जनमन ही गंगा है, और भारतीय लोगों का जो मन है वह गंगा की भांति निर्मल है, यानी कि उनमें किसी भी प्रकार का छल देश नहीं है। हिंद महासागर लोकाशय है, और ये भारतीय लोग या भारत हिंद महासागर के किनारे बसा हुआ है, और इससे सभी लोग यानी विश्व आशा करता है कि यहाँ पर जो भारतीय हैं वह अच्छे हैं। यही शक्ति सत्य को उभारती, और भारतीयों की यही शक्ति सत्य को उभारती है, भारतीयों के दृढ़ निश्चितता को उभारती है। आगे कहते हैं, क्या कहते हैं, यह किसान कमकर की भूमि है। दोस्तों आगे कवि कहते हैं, यह किसान कमकर की भूमि है, पावन बलिदानों की भूमि है, भाव के अरमानों की भूमि है, मानव इतिहास को संवारती है। यह भारत है। इस भारत भूमि के विषय में कहते हैं कि यह भारत जिसकी आज विश्व के सभी देश लोहा मानते हैं, वह देश किसान और कामगारों की भूमि है। दोस्तों भारत को कृषि प्रधान कहा जाता है। कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा भारत के गांवों पर निर्भर करती है, किसानों पर निर्भर करती है, और आज भी भारत की अर्थव्यवस्था अधिकांशतः कृषि पर ही टिकी हुई है। इसलिए कहते हैं शमशेर बहादुर सिंह कि यह भारत भूमि जिसका गान गौरव गाथा पूरे विश्व करते हैं, वह भारत भूमि किसानों की भूमि है, वह कामगारों की भूमि है, वह मेहनत करने वालों की भूमि है, वह संघर्ष करने वालों की भूमि है। दोस्तों इस भारत में आज भी लोग बहुत संघर्ष करते हैं। मजदूर को देखिए, वो किस प्रकार से कड़ी धूप में कितना काम करता है। एक किसान अपने खेत में किस प्रकार से बड़ी मेहनत करता है। इसीलिए कभी इसके विषय में कहते हैं, और आगे कहते हैं कि पावन बलिदानों की भूमि है। यह भारत भूमि वैसी नहीं है, ऐसी वैसी नहीं है जिसकी गणना जिसका गान जन जन करते हैं। यह पावन बलिदानों की भूमि है। यहाँ पर देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, निरोहों की रक्षा के लिए, शोषितों की रक्षा करने के लिए बहुत से बलिदानी भी हुए हैं। भगत सिंह, आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, अशफाक उल्लाह खां आदि अनेक ऐसे हजारों बलिदानी हुए हैं। यह भारत भूमि उन वीरों शहीदों की भूमि है जो अपने प्राणों की रक्षा, प्राणों की भी चिंता न करके देश और समाज के लिए अपने को न्यौछावर कर देते हैं। यह उनकी भूमि है। भाव के अरमानों की भूमि है। यह भाव यानी कि संसार के अरमानों की भूमि है। पूरे संसार इससे आशा लगाए हुए है। संसार को गर्व करता है संसार कि भारत से बहुत कुछ मिलने वाला है। मानव इतिहास को संवारती यह भारत भूमि मानव इतिहास को संवारती है, उसे सजाती है, मानवता की रक्षा करने वाली भूमि है। इसकी जय सभी लोग करते हैं। यही इस कविता का आशय था कि कवि ने इस भारत भूमि के गौरव का गान किया है कि यह भारत भूमि किस प्रकार से, भारत भूमि के लोग, भारत भूमि जब हम कहते हैं तो भारत भूमि के निवासियों का बोध होता है, और यह निवासी किस प्रकार से हैं कि वह पूरे विश्व को एक साथ लेकर के वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर के चलने वाले हैं। यह भारत भूमि हुआ है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो व्याख्यान से लाभान्वित अवश्य होंगे। दोस्तों जो इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताया गया है उनको आप ज़रूर
कापी पेन लेकर के नोट कर लीजिएगा और इस कविता को 2-3 बार देख लीजिएगा। इसके भाव को समझ लीजिएगा, पूछा जा सकता है, इससे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य क्लास को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।